बरखा कुछ देर बाद वर्षा के बेडरूम में दाखिल हुई। वो बिल्कुल बेखबर बिखरी हुई बेड पर सो रही थी। बरखा ने अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डाली। उसे अचानक अपनी जवानी याद आ गई। कभी वो भी इतनी ही हसीन थी, या शायद वर्षा से भी दिलकश। ये हुस्न चला क्यों जाता है? जवानी खत्म क्यों हो जाती है? जवानी आकर ठहर क्यों नहीं जाती? अगर ऐसा होता कि जवानी आकर जाने का नाम ना लेती तो किस कदर अच्छा होता। वो इस मसले पर तहकीक करेगी। कोई ऐसा अमल जरूर होगा जिसके करने से जवानी ठहर जाती होगी, या गुजरी हुई जवानी को वापस लाया जा सकता होगा। उसका शैतानी जहन इस मसले की तरफ रागिब हो गया था। फिर फौरन ही उसे साहिल उमर का ख्याल आया। अभी तो साहिल उमर फौरी मसला था, वो हाथ से निकला जा रहा था। पहले उसे हासिल करना था, फिर उसकी बलि देकर माना का मालिक बनना था। माना के मिल जाने के बाद उससे मदद ली जा सकती थी। तवील उम्र के साथ मुस्तकिल जवानी का राज मालूम किया जा सकता था। बरखा असल में वर्षा के कमरे में यह देखने आई थी कि वो गहरी नींद सो गई है या नहीं। यहां आकर वो उसके चेहरे में खो गई और कहां से कहां भटक गई। उसे गहरी नींद में देखकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो टेलीफोन मिलाने लगी। हेलो। उधर से वासिम ने कॉल रिसीव की। हाँ वासिम, क्या सूरत हाल है? बरखा ने वासिम की आवाज पहचान कर सवाल किया। अभी तो कुछ पता नहीं चला, वासिम ने सूरत हाल बताई। सूना कहाँ है? अंदर स्थान पर, आपके हुक्म के मुताबिक वहां से हिली नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जरा उसको फोन दो। कुछ देर फोन पर खामोशी छाई रही, फिर सूना की आवाज सुनाई दी। जी बरखा जी। हाँ सूना, पार्ट जारी है? बरखा जी पार्ट तो जारी है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। वो जंगली इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। ठहर, मैं आती हूं। सूना ऐसा करो, वासिम को फौरन मेरे पास भेज दो, उसने हुक्म दिया। जी अच्छा, सूना ने फर्माबरदारी से कहा। वासिम उसका हुक्म सुनते ही फौरन चल पड़ा। जब वो बंगले पर पहुंचा तो बरखा उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने वर्षा के लिए खाना रख दिया था और उसके कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था। वो वर्षा पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो घर में नहीं है। घर से निकलकर उसने बंगले के गेट को भी ताला लगा दिया और वासिम के साथ गाड़ी में बैठकर फौरन ही अस्थान की तरफ चल दी। कोई 12:15 बजे का अमल होगा कि अचानक वर्षा की आंख खुल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था। उसने उठकर लाइट जलाई। घड़ी में वक्त देखा तो आधी रात गुजरने का एहसास हुआ। बेड की साइड टेबल पर हॉट पॉट रखा था। उसे बड़ी हैरत हुई क्योंकि बरखा किचन में बिल्कुल नहीं घुसती थी। किचन का ज्यादातर काम वर्षा को करना पड़ता था, लेकिन आज वो इतनी मेहरबान हुई थी कि शाम को उसने न सिर्फ चाय मां लवाजमात बनाकर पिलाई थी और अब खाना भी तैयार करके उसके सराहने रख दिया था कि रात को जब भी उसकी आंख खुले तो गर्मा गर्म खाना मिल जाए। फिर एकदम ये ख्याल उसके दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे खाना देकर कमरे में बंद कर दिया गया हो। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर देखा तो वो नहीं खुला। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। आज फिर उसकी मम्मी किसी वारदात में मसरूफ थी। उसे बेख्तियार साहिल उमर याद आया। साहिल उमर के बारे में बरखा ने सिर्फ इतना बता दिया था कि साहिल उमर बंगले पर आया था और उसने उसे वासिम के साथ कहीं भेजा है। ये बात भी वर्षा को उस वक्त बताई गई थी जब नासिर और मसूद उसकी तलाश में बंगले पर आ गए थे और उन्हें टालने के लिए बरखा ने उसे गेट पर भेजा था। उसने बेड पर बैठकर फोन अपनी गोद में रखा और साहिल उमर के घर का नंबर डायल करने लगी। उसकी नजरें घड़ी पर थीं। ये वक्त अगरचे फोन करने का ना था, फिर भी वो फोन करने बैठ गई। अगर उसने फोन उठा लिया तो ठीक है, वरना बंद कर देगी। 2 घंटियों के बाद फोन तो उधर से उठा लिया गया, लेकिन ये आवाज साहिल उमर की ना थी। अम्मा हेलो हेलो करती रह गईं। वर्षा ने खामोशी से फोन बंद कर दिया। उसकी समझ में ना आया कि फोन अम्मा ने क्यों उठाया। क्या साहिल उमर घर पर नहीं है या इतनी जल्दी सो गया है? वो सोया कहाँ था? उसे तो सुला दिया गया था और कोशिश ये थी कि वो सोता ही रहे। उसे सुर्ख पानी के कतरे मुसलसल दिए जा रहे थे। बीच में जरा वक्फा आया तो वो जाग गया था और होश आने पर उसने खुद को किसी कब्र पर लेटा पाया था। अभी वो हालात का जायजा ही ले रहा था और मामलात को समझने की कोशिश कर रहा था कि फिर से उस पर नींद का गलबा हो गया था।
इस मर्तबा जो उसकी आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर लेटा हुआ पाया। शाम का वक्त था। सूरज आग का गोला बना जमीन के ऊपर झुक रहा था। साहिल उमर के पैरों की तरफ कोई बैठा था। वो जो भी था अपना मुंह घुटने में दबाए बैठा था। उसका सर गंजा था। वो गेरू रंग के कपड़े पहने हुए था। उसके कंधे पर गेरू रंग की ही चादर पड़ी थी। अभी साहिल उमर उस बैठे हुए शख्स को हैरत से देख रहा था कि उसने अचानक अपना सर घुटनों के दरमियान से निकाला और गर्दन मोड़कर साहिल उमर की तरफ देखा। वो एक लंबे चेहरे का करख्सूरत शख्स था। वो क्लीन शेव था, हत्ता कि उसकी भवें तक साफ थीं। उसके चेहरे में जो सबसे ज्यादा चीज नुमाया थी वो उसकी आंखें थीं, इंतहाई बड़ी और बिल्कुल गोल। उसकी आंखें देखकर उल्लू की आंखें याद आती थीं। वो उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। उसने कंधे पर पड़ी चादर को अपने सर पर साफे की तरह बांधा और साहिल उमर को एक उंगली से अपने साथ आने का इशारा किया। और ये देखे बगैर कि साहिल उमर उसके पीछे चल पड़ा है या नहीं, वो एक तरफ चल दिया। साहिल उमर फौरन उठा और ये सोचे बगैर कि उसके साथ जाना चाहिए या नहीं, वो किसी मामूल की तरह उसके पीछे चल दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते रहे। वो लंबे चेहरे वाला वक्फे वक्फे से साहिल उमर को मुड़कर देख लेता था। उसके देखने के अमल में जाने क्या बात थी कि साहिल उमर के जिस्म में सनसनी सी फैल जाती थी। फिर वो मजीद तेज तेज उसके पीछे चलने लगता था। सूरज छुपने तक वो मैदानी इलाके से जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में घुसते ही अंधेरा गहरा हो गया। तब वो शख्स रुका। साहिल उमर 10-15 कदम पीछे था। साहिल को अब चलने में दुश्वारी हो रही थी। तब वो उसके नजदीक पहुंचा और उसने साहिल उमर का हाथ पकड़ लिया। साहिल उमर ने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। अब गहरा अंधेरा फैल चुका था। जंगल में इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस शख्स की आंखें पता नहीं बिल्ली की थीं या वो उल्लू की नस्ल से था कि वो बड़ी तेजी से आगे जा रहा था और साहिल उमर उसके हाथ के सहारे खिंचा चला जा रहा था। साहिल उमर अंदाजा नहीं कर पाया कि वो इस तरह अंधेरे में कितनी देर चले, लेकिन ये सफर अब इतना लंबा हो गया था कि उस पर थकन तारी हो गई थी। वो चाह रहा था कि कुछ देर कहीं बैठकर सस्ता ले, लेकिन वो शख्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इससे पहले कि साहिल उमर चलने से इनकार कर देता, उस शख्स की मंजिल आ गई। मुकम्मल तारीकी होने की वजह से साहिल उमर अंदाजा नहीं कर पाया कि वो कहां पहुंचा है, ये किस किस्म की जगह है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ये शख्स चिराग रोशन करेगा तो उसे अंदाजा होगा कि ये कैसी जगह है। लेकिन उस शख्स ने चिराग रोशन करने के बजाय अपने ठंडे हाथों से साहिल उमर का सर पकड़कर जोर से दबाया। इस अमल के करते ही उसका दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। उसकी आंखें पहले ही तारीकी में डूबी हुई थीं। उसे कोई होश न रहा। जब उसे होश आया तो अच्छा खासा उजाला फैल चुका था। वो एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ था। उस पत्थर के अतराफ में कटे हुए दरख्त थे। ये दरख्त 6 फीट ऊंचे थे और 4 फुट उनका कतर होगा। यूं महसूस होता था कि उन दरख्तों को एक साइज में किसी आरे से काटा गया हो, क्योंकि ये दरख्त महज तने थे, इसलिए रोशनी के लिए रुकावट न थे। बाकी चारों तरफ जंगल था। साहिल उमर उठकर बैठ गया। उसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। वो शख्स जो उसे यहां तक लाया था वहां मौजूद न था। उस पत्थर के बाएं जानिब एक बांस गड़ा हुआ था और उस बांस में जो चीज लगाई गई थी वो एक होशमंद के होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो 6 अदद खोपड़ियां थीं जिनके सर में सुराख करके उस बांस में पिरो दिया गया था। ये एक दूसरे पर इस तरह रखी थीं कि मीनार बन गया था। साहिल उमर पत्थर पर बैठा अतराफ का जायजा ले ही रहा था कि वो शख्स अचानक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कटे हुए दरख्त की ओट से निकला हो। वो एक ऊंचे कद का शख्स था। उस वक्त उसकी चादर कंधे पर पड़ी थी और उसकी खोपड़ी रोशनी में चमक रही थी। उस शख्स ने अपने हाथों में एक थाल उठाया हुआ था। वो थाल उसने पत्थर पर साहिल उमर के सामने रख दिया। उस थाल में छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई थीं। उनमें मुख्तलिफ किस्म की चटनियां थीं। एक प्लेट में आलू की भुजिया थी और घी में तरबतर पूरियां थीं। साहिल उमर को सख्त भूख लगी थी। उसने ये सोचने में अपना वक्त जाया ना किया कि इस जंगल में ये नाश्ता वो कहां से ले आया। वो फौरन थाल पर टूट पड़ा। जल्दी उसने थाल में रखा नाश्ता अपने पेट में उतार लिया। उसी थाल में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी ठंडा और मीठा था। उसने खूब सेर होकर पानी पिया। जब वो नाश्ते से फारिग हो चुका तो उसने उस शख्स की तरफ देखा
जो एक पत्थर के कोने पर बैठा उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इससे पहले कि साहिल उमर उससे कोई सवाल करता, उससे पूछता आप कौन हैं, उसने खुद ही जवाब दे दिया। वो बोला मैं चित्रू भेल हूं। चित्रू भेल? साहिल उमर ने दोहराया। बड़ा अजीब नाम है। इस नाम को उसने कहां सुना था? फिर एकदम उसे याद आया कि उसने ये नाम सुना नहीं बल्कि लिखा हुआ देखा था। उस कब्र पर उसके नाम का कतबा नस्ब था। हाँ, चित्रू भेल। मैं तुम्हें बरखा के चुंगल से छुड़ा कर लाया हूं, चित्रू भेल ने बताया। मैं बरखा के कब्जे में था, लेकिन मुझे तो याद पड़ता है कि मैं कब्र वाले कमरे में था और वहां बरखा न थी। क्या उस स्थान पर बरखा के बंदे न थे? चित्रू भेल ने सवाल किया। हाँ, वो तो थे, साहिल उमर ने इकरार किया, लेकिन बरखा कहां थी? मैं तुम्हें समझाता हूं कि बरखा ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है, चित्रू भेल ने कहा। उसने जादू के जोर पर तुम्हें अपने बंगले पर बुलाया, फिर सुर्ख पानी की बूंदों के जरिए तुम्हें बेहोश करके मेरे स्थान पर पहुंचाया। मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर हूं। उसने मेरे सहारे तुम्हें बलि के लिए तैयार करना था, लेकिन जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मैंने उसे तुमसे छीन लिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हें यहां एक खास मकसद के लिए लाया हूं। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बरखा से आजादी दिला दूंगा। वो फिर तुम पर कभी कब्जा नहीं जमा सकेगी। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक कत्ल करना होगा। हैं? क्या कहा? साहिल उमर संभल कर बैठ गया। कत्ल करना होगा? मुझे? हाँ, तुम्हें, चित्रू भेल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तुम्हें? गोया कत्ल करना आपके नजदीक कोई मसला ही नहीं। आप मुझे कत्ल करने के लिए इस तरह कह रहे हैं जैसे आइसक्रीम खाने के लिए कह रहे हो, वो खफकी से बोला। हाँ, तुमने ठीक समझा। कत्ल करना मेरे लिए आइसक्रीम खाने जैसा लज्जत आमेज अमल है। अफसोस कि अब मैं इस लज्जत से महसूस नहीं हो सकता। चित्रू भेल के लहजे में बड़ी अफसुर्दगी थी। कुछ देर खामोश रहकर वो फिर बोला, ये जो तुम बांस में लगी हुई 6 खोपड़ियां देख रहे हो, ये सारे बंदे मैंने कत्ल किए हैं। इनको मैंने कैसे कत्ल किया, किस तरह ढूंढ कर मारा, ये एक तवील दास्तान है। इस दास्तान में मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहता। बस इतना सुन लो कि इन लोगों ने मेरी बीवी और बेटियों को मारा था। मुझे अपना इंतकाम लेने में 7 साल लगे। फिर मुझे एक औरत मिली। उस औरत ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। मैं उसे पहचान ना सका। वो इन 6 भाइयों में से एक की बीवी थी। उसने अपने शौहर की मौत पर कसम खाई थी कि वो मुझे खत्म करके रहेगी, और फिर उसने ऐसा कर दिखाया। मैं अपने इलाके का बड़ा जादूगर था, जादू के नशे में मस्त। उस नशे में मैं कावेरी को पहचान ना सका। वो एक दिन मुझे दरिया किनारे बेहोश मिली, भीगी हुई। मैं रोज दरिया किनारे पूजा पाठ के लिए जाता था। वो इस बात को जानती थी कि मैं खास वक्त में दरिया के किनारे आता हूं। तब उसी वक्त उसने नाटक खेला और मैं उसके जाल में फंस गया। भीगी हुई कावेरी ने मेरे होश उड़ा दिए। फिर वो मेरे मन मंदिर की दासी बन गई। जब उसने मुझ पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया और मेरे बारे में हर वो राज जान लिया जो जानना चाहती थी, तो एक रात उसने अपना हाथ दिखा दिया। मेरे पास एक नायाब सांप का जहर था जो एक छोटी सी शीशी में मौजूद था। ये जहर मैंने एक जोगी से हासिल किया था। ये जहर मुझे एक जादू के अमल में दरकार था। ये जहर इतना तेज था कि उसका एक कतरा इंसान की हलाकत का बाइस बन सकता था। उसने उस जहर का एक कतरा दूध में मिला दिया। मैं रोज रात को एक गिलास दूध पीकर सोने का आदी था। कावेरी ने उस रात मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए शरारत आमेज लहजे में कहा, चित्रू, इस दूध को संभल कर पीना। वो इसी तरह की शोखियां अक्सर किया करती थी और इन शोखियों की वजह से वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस रात जब उसने मुझे दूध का गिलास पकड़ाया तो मैंने गिलास पकड़ते हुए उसका हाथ भी थाम लिया और हंसकर बोला, क्या इसमें जहर मिला है? हाँ, यही समझ। वो नाक चढ़ाकर बोली, कावेरी, क्या तू मुझे जहर भी दे सकती है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं दे सकती। तू क्या समझता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं? वह हंसकर बोली, हाँ, मैं यही समझता हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, और जो प्यार करता है वो कभी अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
फिर मैंने उसका हाथ छोड़कर गिलास थाम लिया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, कावेरी, तेरे हाथों से तो जहर पीना भी मंजूर है। ये कहकर मैंने गिलास अपने मुंह से लगा लिया और चंद लम्हों में बगैर सांस लिए दूध गटागट करके चढ़ा गया। दूध हलक से उतरते ही मुझे यूं लगा जैसे भौचाल आ गया हो। मेरी जिंदगी का दरवाजा धड़ से बंद हो गया और मैं चल बसा। चल बसा? साहिल उमर ने हैरत से दोहराया। तुम इस वक्त जिंदा नहीं हो? नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं। जिंदगी तो मुझसे कावेरी छीन कर ले गई। चित्रूबेल के लहजे में तपिश आ गई। मैं मरने के बाद अपनी लाश के नजदीक मौजूद था। ये बात तो मुझे मालूम हो गई थी कि कावेरी ने मुझे जहर दे दिया है। मेरी जिंदगी बनकर मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है, लेकिन मैं ये नहीं जान सका कि उसने ऐसा क्यों किया। यह बात भी मुझे फौरन ही मालूम हो गई। उसने मेरी लाश को हकारत से देखते हुए कहा, चित्रू, तूने मेरे शौहर और उसके भाइयों को मारा, मैंने तुझे मार दिया। तूने मेरे शौहर और उसके भाइयों को घात लगाकर बेखबरी में मारा, लेकिन मैंने तुझे जताकर मारा। मैं औरत होकर तुझसे बहादुर निकली, लानत है तुझ पर। यह कहकर उसने मेरी लाश को ठोकर लगाई, मेरे मुंह पर थूका और मेरे आस्थान से निकल गई। ओह, वो औरत तो बड़ी चालबाज निकली, साहिल उमर ने बड़ी सादगी से कहा। हाँ, ऐसी वैसी। उसकी इस हरकत ने मेरी रूह तक में शोले भड़का दिए। इस आग में जलते हुए मुझे 5 साल हो गए। इन 5 सालों में तुम पहले आदमी थे जिसे मेरे हवाले किया गया। अगरचे बरखा का मकसद कुछ और था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। अब तुमने मेरी मदद करनी है, मेरी रूह को सुकून पहुंचाना है, और ये सुकून इसी तरह पहुंच सकता है कि तुम कावेरी को कत्ल कर दो। मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहां है। वो रोज दरिया पर कपड़े धोने आती है। तुम भी उसी की तरह दरिया के किनारे बेहोश मिलोगे। तुम्हारी खूबसूरती उसके दिल की दुनिया तहस नहस कर देगी। वो तुम्हें अपने घर ले जाएगी। होश में आने पर तुम उसे खुदकुशी की फर्जी दास्तान सुनाओगे, जैसे उसने मुझे सुनाई थी। चंद दिन तुम उसके साथ रहोगे, तुम उसके साथ मोहब्बत का नाटक खेलोगे। वो तुम्हारे फरेब में आ जाएगी। फिर मैं तुम्हें जहर फराहम करूंगा। तुम उसे दूध में मिलाकर दोगे और वही मुकालमे बोलोगे जो उसने बोले थे। वो तुम्हारे हाथों अनजाने में जहर पीने पर राजी हो जाएगी, जैसे मैं हो गया था। उसके जहर पीने के बाद मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम्हारी रिहाइश है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बरखा से तुम्हें निजात मिल जाएगी। तुम नहीं जानते कि वो तुम्हें कत्ल करके काली दुनिया की एक जबरदस्त ताकत माना को हासिल करना चाहती है। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? मेरी मदद करके जिंदगी चाहते हो या इनकार करके बरखा के हाथों कत्ल होना चाहते हो? अगर तुमने कावेरी को कत्ल ना किया तो मैं फिर तुम्हें बरखा के हवाले कर दूंगा। अब तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। कत्ल के बदले जिंदगी चाहते हो या इनकार के बदले खुद अपना कत्ल? ये कहकर वो खामोश हो गया। साहिल उमर को चित्रूबेल ने अजीब मखमसे में डाल दिया था। ये इंकिशाफ भी उसके लिए हौलनाक था कि बरखा अपनी साहिराना कुव्वत में इजाफे के लिए उसे भेंट चढ़ाना चाहती है, उसकी बलि देना चाहती है, उसे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। अब उसकी समझ में आया कि वो यूं आधी रात को उसकी टेलीफोन कॉल पर किस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीवानों की तरह उसके बंगले पहुंच गया था। वो उसकी साहिराना कुव्वतों के जेर असर आ गया था। उसके असर से निकलने के लिए चित्रूबेल उसकी मदद करने को तैयार था, लेकिन इस आजादी के औज वो उसे कातिल बना देना चाहती थी। अब वो इनकार कर सकता था, न इकरार। नौजवान, तू कब तक सोचेगा? जल्दी फैसला कर। मेरे पास वक्त कम है। मैं धूल उड़ती हुई देख रहा हूं। बरखा ने मेरे स्थान पर मेरी वापसी का अमल शुरू कर दिया है। तू अपना फैसला जल्दी सुना। मैं 10 तक गिनती गिनता हूं। 1, 2, 3। और इससे पहले कि वो 10 तक पहुंचता, एक आवाज गूंजी, मैं कावेरी को कत्ल करूंगा। ये आवाज साहिल उमर की न थी। उसे अपनी आवाज बड़ी अजनबी लगी। उसे अपनी आवाज पर यकीन न आया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी के कत्ल पर राजी हो जाएगा। ये फैसला उसने दिल से नहीं किया था। ये उसके दिल की आवाज नहीं थी। बस लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से निकल गया था कि वो कावेरी को कत्ल करने पर राजी है। साहिल उमर का फैसला सुनकर चित्रूबेल की बाँछें खिल गईं। शाबाश नौजवान,
तुमने दिल खुश कर दिया। अब मैं बरखा को देख लूंगा। उसे मेरी फिक्र नहीं है, उसे तुम्हारी फिक्र है। मैं अपने स्थान पर जाऊं ना जाऊं, उसे मेरी वापसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे वापस ना मिले तो उसकी जिंदगी भर की कमाई मिनट्स में लुट जाएगी, और ऐसा वो कभी नहीं होने देगी। वो क्या करेगी? साहिल उमर ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। वो हवा का जाल भेजेगी तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए, चित्रुबेल ने कहा। हवा का जाल? मैं समझा नहीं। साहिल उमर हैरान हुआ। तुम समझोगे भी नहीं, जब तक तुम देख नहीं लोगे समझोगे नहीं। वैसे वो दिखाई देने वाली चीज भी नहीं, तुम सिर्फ महसूस कर सकोगे। तुम्हें यूं महसूस होगा कि अचानक ही कोई अनदेखा जाल तुम पर आ गिरा है और उस जाल में तुम जकड़ते जा रहे हो। फिर उस जाल की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जाएगी और तुम्हारे पांव जमीन से उखड़ जाएंगे। फिर ये हवा का जाल तुम्हें उड़ा ले जाएगा और तुम्हें बरखा के सामने जाकर डाल देगा। ओह, फिर क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। मेरे सामने अभी वो बच्ची है। वो अगर हवा का जाल भेज सकती है तो मैं उस हवा के जाल की काट तुम्हें बता सकता हूं। तुम परेशान ना हो। तुम कह रहे हो कि वो जाल अचानक ही मुझ पर गिरेगा और दिखाई भी ना देगा, तो ऐसी सूरत में मेरे पास बचाव का रास्ता मौजूद होना चाहिए। पता नहीं वो जाल कब मुझ पर आ गिरे। अभी उसका अमल खत्म होने में कुछ वक्त है। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें उसकी काट बताए देता हूं, बल्कि तुम्हारे हवाले किए देता हूं। चंद लम्हे इंतजार करो। ये कहकर वो कटे हुए दरख्त के पीछे चला गया। चंद लम्हों बाद वो उसकी ओट से मुस्कुराता हुआ निकला। उसके हाथ में एक चमकता हुआ उस्तरा था। वो उसके नजदीक आकर उस्तरा उसके हवाले करता हुआ बोला, ये लो। उस्तरा? साहिल उमर ने चमकते उस्तरे को हाथ में लेते हुए हैरत से कहा, इससे किस तरह काट होगी? मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। ये कहकर चित्रुबेल ने उसे सारी बात तफसील से समझा दी। वो सारी बात अच्छी तरह समझ गया। उसने उस्तरे को बंद करके अपनी जेब में रख लिया। अब मेरे साथ आओ, चित्रुबेल ने पत्थर से उठते हुए कहा। कहां? वो बोला, तुम्हें दरिया की सैर करा दूं। नजदीक ही वो दरिया है जहां तुम कावेरी को बेहोश मिलोगे। तुम्हें वो जगह दिखा दूं। चित्रुबेल उठते हुए बोला, चलो। साहिल उमर उसके साथ हो लिया। कावेरी कहाँ रहती है? वो दरिया के उस पार रहती है, चित्रुबेल ने बताया और फिर तेज तेज चलने लगा। अब वो दोनों आगे पीछे चल रहे थे। चित्रुबेल उसे मुड़कर देख लेता था। जब उन दोनों का दरमियानी फासला ज्यादा बढ़ जाता तो वो ठहर जाता, और जब साहिल करीब आने लगता तो चित्रुबेल फिर कदम बढ़ाने लगता। उस वक्त वो घने जंगल से गुजर रहे थे। अगरचे आफताब पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन उस जंगल में उसकी रोशनी का ज्यादा गुजरना था। दरख्त आपस में इस तरह मिले हुए थे कि रोशनी की किरणें कहीं कहीं से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। यही हाल कुछ हवा का भी था। उस जंगल में हवा का भी गुजरना था। गर्मी न थी, बल्कि धूप ना होने की वजह से ठंडक का एहसास था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि साहिल उमर को अचानक अपने गिर्द तेज हवा महसूस हुई। साहिल उमर चलते चलते फौरन खड़ा हो गया। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। उसने जेब से फौरन उस्तरा निकालकर खोल दिया। हवा मजीद तेज होती जा रही थी और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हवा उसे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। यही अमल का वक्त था। इसमें जरा सी भी गफलत, जरा सी भी देर साहिल उमर को कहां से कहां पहुंचा सकती थी। साहिल उमर फौरन एक्शन में आ गया। उसने बायां बाजू खोलकर जल्दी जल्दी उस्तरा चलाया, जैसे अपने ऊपर पड़े जाल को काट रहा हो। फिर यही अमल उसने दाएं बाजू के नीचे बगल के नजदीक किया। फिर वो फौरन ही झुक गया और उसने टांगों के दरमियान बहुत तेजी से उस्तरा चलाना शुरू कर दिया। चित्रुबेल चलते चलते रुक गया। अब वो बड़ी दिलचस्पी से साहिल उमर को देख रहा था। वो खुश था कि उसने जिस तरह उसे बताया था वो बिल्कुल वैसे ही अमल में मसरूफ था। साहिल उमर को यकायक महसूस हुआ कि हवा की गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही है। जो बात उसने इब्तिदा में महसूस की थी वो अब महसूस नहीं हो रही थी। वो हवा की रगों को काटने में कामयाब हो गया था। वो एहतियातन उस्तरा चलाने के अमल को अब भी जारी रखे हुए था। तब चित्रुबेल जल्दी से उसके नजदीक आया और जोर से बोला, बस बस, काम हो गया।
चित्रू भेल की आवाज सुनकर उसने फौरन अपना हाथ रोक लिया। उसने देखा कि हवा का ये तेज झोंका उससे अलग होकर सामने की तरफ बढ़ रहा है। मिट्टी के जर्रे और सूखे पत्ते उसके साथ चल रहे थे। देखते ही देखते हवा के उस मरगोले में कोई चीज जाहिर हुई। वो सुर्ख रंग की कोई चीज थी जो तेजी से छोटी होती जा रही थी। फिर वो जमीन पर गिरी और हवा एकदम साकित हो गई। ये सुर्ख रंग का रेशमी धागों का कोई जाल सा था जो सिमटता सुकड़ता जा रहा था। फिर उसका एक गोला सा बन गया और उसमें अचानक आग भड़क उठी। ये बहुत तेज आग थी। चंद सेकंड में गोला जलकर कोयला हो गया। देख लिया तुमने? चित्रुभेल उसके करीब आकर बोला। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ ना। अब तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि बरखा किस तरह तुम्हारे पीछे लगी हुई है। हाँ वाकई, साहिल उमर उस जले हुए गोले पर नजरें जमाए हुए बोला। शुरू में तो ये समझा था कि तुम महज ड्रामा करके मुझसे अपना काम करवाना चाहते हो, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि बरखा वाकई मेरी जान की लागू हो गई है। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उसके चुंगल से निकाल दूंगा, बस तुम मेरा ये काम कर दो। ठीक है, आओ दरिया की तरफ चलें, साहिल उमर ने कहा, और फिर वो दोनों साथ साथ चलने लगे। चित्रुभेल किसी सांप की तरह मोजी था, इंतहाई खबीस, शातिर और बेवफा शख्स। वो अपने वक्त का एक बड़ा साहिर था। उसने 6 कत्ल किए थे। खबासत उसमें कूट कूट कर भरी थी। जिस तरह सांप अपने दूध पिलाने वाले को कभी नहीं बख्शता, वैसे ही उसने साहिल उमर के बारे में फैसला कर लिया था। फिलहाल तो उसने उसे कावेरी के पीछे लगाने का इरादा कर लिया था। कावेरी के कत्ल के बाद उसने आइंदा का लाए अमल सोच लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो साहिल उमर को किसी कीमत पर आज़ाद नहीं करेगा। चित्रुभेल अपने जिस्म से महरूम हो गया था। अब उसे एक जिस्म की तलाश थी। साहिल उमर से अच्छा जिस्म उसे भला कहाँ मिल सकता था। वो एक तीर से 2 शिकार कर रहा था। साहिल उमर से कावेरी का कत्ल करवाकर एक तरफ तो वो अपनी इंतकाम की आग बुझा रहा था, और दूसरी तरफ वो उसे कातिल बनाकर गंदा करना चाहता था। वो उसके जिस्म पर इसी सूरत में कब्जा जमा सकता था कि वो मुजरिम हो जाए। मुजरिमों पर ही असल में गिरफ्त की जाती है, किसी बेगुनाह और मासूम शख्स को नहीं पकड़ा जाता। साहिल उमर को कुछ मालूम नहीं था कि आइंदा चंद रोज में उसके साथ क्या होने वाला है। कावेरी के कत्ल पर अगरचे वो ऊपरी दिल से राजी तो हो गया था, लेकिन कावेरी के कत्ल का तसव्वुर करके वो कांप जाता था। उस वक्त वो चित्रुभेल के रहम करम पर था। वो उससे जान छुड़ाकर यहां से निकल जाना चाहता था। फिलहाल उसने ये तय किया था कि पहले कावेरी तक पहुंचा जाए। अगर मुमकिन हो सका तो उसे एतमाद में लेकर राह फरार इख्तियार की जाएगी। वो उसे असल हक़ाइक़ से आशना कर देगी। इस इंकिशाफ के बदले कावेरी जरूर उसकी मदद करेगी। वो इस इलाके से निकलने का जरूर कोई न कोई बंदोबस्त कर देगी। वो दोनों अपने अपने तौर पर मंसूबाबंदी में लगे हुए थे, और किस्मत दूर खड़ी उन दोनों पर हंस रही थी। सुबह तड़के का वक्त था। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन हल्का हल्का उजाला फैल गया था। साहिल उमर कटे हुए दरख्तों के दरमियान उसी बड़े से पत्थर पर लेटा था जहां कल उसकी आंख खुली थी। चित्रुभेल उसे खिला पिलाकर रात उस पत्थर पर गुजारने का कहकर चला गया था। वो सुबह ही सुबह आने वाला था ताकि साहिल उमर को दरिया के किनारे बेहोशी के आलम में लिटाए, और फिर किसी दरख्त के पीछे छुपकर कावेरी की आमद और साहिल उमर को वहां से उठाए जाने का मंजर अपनी आंखों से देख सके। उसे यकीन हो जाए कि मछली ने कांटा निकल लिया है। उसके बाद तो उसे महज डोर खींचे जाने का इंतजार करना था। रात को साहिल उमर बहुत देर में सोया था। वो दुनिया जहां की बातें सोचता रहा था। फिर नर्म गुदास बिस्तर पर सोने वाले शख्स को बिस्तर की जगह पत्थर फराहम किया गया तो वो कैसे सोता। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। वो तो एक बेंच नुमा पत्थर था। वो अपने बाजू पर सर रख कर सोचते सोचते जाने कब सो गया। उस वक्त भी वो सो रहा था। सुबह करीब थी। अंधेरा मलगजे उजाले में तब्दील हो रहा था। चित्रुभेल अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो छलांगे मारता हुआ किसी रॉकेट की रफ्तार से चला आ रहा था। फिर वो बेंच नुमा पत्थर के करीब आकर रुक गया। उसने बड़ी तेजी से चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा। हर तरफ सुकून फैला हुआ था। उसने 2 कदम आगे बढ़कर चेहरा साहिल उमर के चेहरे के करीब कर दिया। जल्द ही साहिल उमर ने अपने चेहरे पर
غیر انسانی سانسوں کو محسوس کر لیا۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے نزدیک پا کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے ایک چیتا موجود تھا۔ روشنی زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ اس نے اس کے جسم کے ہر حصے پر برش چلایا تھا۔ اس نے اسے پینٹ کیا تھا۔ تہکال نے کسی پالتو بلی کی طرح اپنے جسم اس کی ٹانگوں سے رگڑا۔ اسے نزدیک پا کر ساحل عمر نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اسے دیکھ کر اس کے دل میں محبت کے جذبات ابھرے۔ اس نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ تہکال مزید پیچھے ہو کر ایک دم اس کے نزدیک آیا۔ اس آگے پیچھے ہونے میں یہ ہوا کہ وہ تہکال کے اوپر سوار ہو گیا۔ تہکال کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ اس نے اپنی کمر ہلا کر ساحل عمر کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور تیزی سے دوڑ لگا دی۔ ساحل عمر نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی کمر پر اچھی طرح جم گیا۔ تہکال نے جب دیکھا کہ سوار نے اپنی نشست اچھی طرح سنبھال لی ہے تو پھر اس نے ایک لمبی زخم بھری اور چند لمحوں میں وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ساحل عمر بڑی مضبوطی سے اس کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ چترو بھیل جھومتا جھامتا بڑی تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ وہ آگ جو اس کی روح میں لگی ہوئی تھی، اس آگ کے ٹھنڈے ہونے کے آثار پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ منزل بہت قریب تھی۔ وہ ساحل عمر کو دریا میں غوطہ لگا کر کنارے پر لٹا دے گا۔ ایک ٹانگ اس کی دریا میں ہوگی، باقی جسم خشکی پر ہوگا اور وہ بے سد لیٹا ہوگا۔ کاویری جب اسے دیکھے گی تو اس کے چلتے قدم رک جائیں گے۔ ارے! کاویری کے چلتے قدم اسے دیکھ کر پتہ نہیں رکتے کہ نہیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر چترو بھیل کے چلتے قدم ضرور رک گئے اور منہ سے بے اختیار حیرت کا کلمہ نکل گیا۔ درختوں کے درمیان اسے وہ بینچ نما پتھر صاف نظر آیا جو خالی تھا۔ اس نے جلدی جلدی چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس نے سوچا شاید ساحل عمر ضرورتاً اٹھا ہو، لیکن وہ آس پاس کہیں نظر نہ آیا۔ یہ بات اس کے لیے سوہانی روح ہو گئی۔ وہ خود روح تھا، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد۔ اس نے جلدی جلدی آس پاس کا علاقہ سارا چھان مارا۔ دریا کے دونوں کنارے خالی پڑے تھے، حتیٰ کہ کاویری بھی اپنے گھر میں موجود تھی۔ چترو بھیل ایک موہوم سی امید پر اسے جگہ جگہ تلاش کرتا رہا۔ اب تو سورج بھی نکل آیا تھا۔ ہر سو سورج کی کرنیں بکھر چکی تھیں، لیکن ساحل عمر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کہاں گیا وہ؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ چترو بھیل سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ اس کی خوشی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ تب اسے برکھا کا خیال آیا۔ کہیں یہ کام اس عیار لومڑی نے تو نہیں کر دکھایا؟ اس سے غلطی ہو گئی کہ وہ برکھا کی طرف سے غافل ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہوا کے جال کے کٹ جانے کے بعد اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسے جاتے ہوئے کوئی نشانی لگا کر جانا چاہیے تھا۔ اگر اس کے پاس نشانی لگی ہوتی تو اس کے بارے میں فوراً نشاندہی ہو جاتی۔ لگتا ہے کہ برکھا ہاتھ دکھا گئی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو وہ اسے بخشے گا نہیں۔ وہ غصے سے کھول اٹھا۔ برکھا کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ایک جنون کسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ غصے میں چترو بھیل کے استھان کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی۔ سونا اور واسم دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے برکھا کو چکر کاٹتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ برکھا جی، کچھ بتائیں تو آخر ہوا کیا؟ واسم نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ ہو گیا جو آج تک نہیں ہوا، برکھا نے افسردگی سے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میری کئی راتوں کی محنت یوں اکارت چلی جائے گی۔ کچھ بتائیں تو۔ سونا نے اس مرتبہ لب کھولے۔ واسم کے بولنے سے اس میں ہمت آ گئی تھی۔ ہوا کا جو جال میں نے ساحل عمر کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، وہ جال ساحل عمر نے کاٹ دیا۔ کیسے پتہ چلا؟ سوال ہوا۔ یہ تم اندھوں کو جلا ہوا گولا نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کٹا ہوا جال ہے۔ برکھا نے اس جلے ہوئے گولے کی طرف اشارہ کیا جو اچانک ہی کہیں سے قالین پر نمودار ہو گیا تھا۔ اس گولے کو ان دونوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے تھے اور برکھا سے پوچھنے کی ان میں ہمت نہ تھی کہ یہ کیا ہے۔ صورتحال سے آگاہی پر دونوں کا افسوس ہوا۔ سونا بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ابھی برکھا جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ وہ چکر کاٹتے کاٹتے ایک دم ٹھٹک گئی۔ سونا اور واسم نے برکھا کو اس طرح رکتے دیکھا تو وہ دونوں فوراً چوکنا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سونا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا برکھا جی؟ وہ آ رہا ہے،
ये कहकर बरखा जहां खड़ी थी वहीं आसन जमा कर बैठ गई और तेजी से मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। सूना उसका इशारा समझते ही फौरन उठी और तेजी से आगे बढ़कर आस्थान का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही चित्रुभेल किसी आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ और अपने आस्थान के नजदीक पहुंचकर बरखा को कहर आलूद निगाहों से देखने लगा। क्या देखते हो मुझे? बरखा एकदम खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, अब यहां क्या लेने आए हो? बता, कहां छुपाया है तूने उसे? अगर तूने उसे मेरे हवाले न किया तो याद रख, तेरा आस्थान भी यहीं बनेगा। चित्रुभेल के लहजे में आग भरी थी। अरे उल्टी मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने अपना बड़ा समझकर अपनी तपस्या को तुम्हारे आस्थान पर भेजा था कि तुम्हारे जरिए मेरी कुछ राहें आसान हो जाएंगी। मुझे आसानी मुहैया करना तो दरकिनार, तुम मेरी बलि को ही ले उड़े। तुम नहीं जानते कि मैं उस पर कब से मेहनत कर रही हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ले गए उसे मुझसे छीन कर? बोलो, जवाब दो। ये ठीक है कि मैं उसे तुझसे छीन कर ले गया, लेकिन तूने उसे मेरे पास रहने कब दिया? मेरी गफलत से फायदा उठाकर उसे अपने पास बुला भेजा। मुझे नहीं पता कि हवा का जाल काटने के बावजूद तू उसे अपने पास पकड़ बुलाएगी। तू इतनी ताकतवर हो गई है? उसके लहजे में हैरत थी। चित्रुभेल, तुम ये क्या कह रहे हो? बरखा उससे ज्यादा हैरान हुई। देख बरखा, मेरे पास वक्त नहीं है। तू बस चंद रोज के लिए उसे मेरे हवाले करते। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं खुद उसे तेरे पास छोड़ जाऊंगा, तेरी राहें भी आसान कर दूंगा। उसने चाल चली। अरे चित्रुभेल, क्या साहिल तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम उसे यहां से नहीं ले गए? उसे मैं ले गया था, मैं इस बात से कब इनकारी हूं, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? बरखा की आंखें हैरत से फट गईं। जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो क्या? हां, काली देवा की कसम सच कह रहा हूं, वो बड़ी संजीदगी से बोला। लेकिन चित्रू, फिर वो कहां गया? वो मेरे पास तो नहीं। काली देवा की कसम, वो मेरे पास नहीं है। हैं? ये सुनकर चित्रुभेल पर इस कदर सदमा तारी हुआ कि वो अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। उसकी आंखें कांपने लगी। वो फौरन कालीन पर बैठ गया और बेहद उदास लहजे में बोला, फिर उसे कौन ले उड़ा? ओह! बरखा ने एक ठंडी सांस भरी। चित्रू, ये क्या किया तुमने? उसे न मेरा रहने दिया न अपना। वो कहां जा सकता है? चित्रुभेल ने सवाल किया। उसे ढूंढना होगा, बरखा बोली। ढूंढेंगे, हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे। हम दोनों मिलकर नहीं, बरखा ने फौरन तरदीद की। मैं उसे तन्हा ढूंढूंगी। अब तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, समझे? मैं यहां से जाऊंगी तो तुम्हें आस्थान पर बांध कर जाऊंगी, फिर तुम यहां से हिल भी न सकोगे। तुम्हारी इस हिमाकत ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। तुम ऐसा नहीं करोगी बरखा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये बात तो ठीक कही, तुझसे बुरा वाकई यहां कोई और नहीं। ले देख, मैंने बांध दिया। अब तू इस कमरे की दीवारों से बाहर नहीं निकल सकता। अगर तूने यहां से निकलने की कोशिश की तो तेरी रूह में शोले भड़क उठेंगे। इतनी बात तो तू खुद भी समझता होगा। तूने काली दुनिया का उसूल तोड़ा है। तूने जादूगर होकर एक दूसरी जादूगर को धोखा दिया है। मैं तेरी शिकायत काली देवा से करूंगी। तुझे दूसरे जन्म में जरूर कुत्ता बनाया जाएगा। ये कहकर बरखा उठकर खड़ी हो गई। चित्रुभेल ने जब चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसे हर तरफ आग भड़कती हुई दिखाई दी। ये ऐसी आग थी जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी और सिर्फ उसी के लिए थी। वासिम, सुना, बरखा गुस्से से चीखी। जी जी बरखा जी। वो दोनों भागकर उसके कदमों में आ गिरे। आओ चलो, निकलो यहां से, दरवाजे को ताला लगाओ और चाबी मुझे दो। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर निकलकर सूना ने दरवाजे को लॉक किया और चाबी बरखा की तरफ बढ़ा दी। बरखा ने चाबी को हाथ में लेकर कोई मंत्र पढ़ा और फिर उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और कॉटेज से बाहर निकल आई। अम्मा नासिर मिर्जा के सामने बैठी हिचकियों से रो रही थीं। नासिर मिर्जा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे चुप कराए, उन्हें क्या कहकर तसल्ली दे। वो आज हाफिज मूसा से मुलाकात के लिए निकला था। उसने सोचा कि अम्मा को भी देखता चले। वो जब यहां आया तो उसे देखते ही अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। अरे अम्मा, क्या हुआ? आप कैसी हैं?
नासिर मिर्जा ने फिक्रमंदी से कहा। बस इतना सुनना था कि वो रो पड़ी। उनकी हिचकियां बन गईं। वो इस तरह रो रही थी जैसे खुदा न खास्ता साहिल उमर चल बसा हो। वो डाइनिंग टेबल पर उस कुर्सी पर बैठी थी जिस पर बैठकर साहिल उमर नाश्ता किया करता था। घर में मर्जीना भी मौजूद थी। अब वो अम्मा के साथ 24 घंटे रह रही थी। साहिल उमर के लापता होने के बाद मर्जीना ने उनके साथ मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया था। ये बात नासिर मिर्जा ने उससे कही थी क्योंकि अम्मा का इस उम्र में तन्हा रहना ठीक न था। नासिर मिर्जा ने तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने को कहा था, लेकिन वो मानी नहीं। कहने लगी, नहीं भैया, मैं अपने साहिल का घर नहीं छोड़ सकती। तब मजबूर होकर नासिर मिर्जा ने मर्जीना को हिदायत की थी कि साहिल उमर के आने तक वो इस घर में मुस्तकिल रहना शुरू कर दे। उसने खुशी से ये बात मान ली थी। अम्मा रोए जा रही थी और नासिर मिर्जा खामोशी से उन्हें तके जा रहा था। रोने की आवाज सुनकर मर्जीना भी काम छोड़कर उनके पास आ गई थी। वो उन्हें तसल्लियां दे रही थी, साहब की वापसी का यकीन दिला रही थी, लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब नासिर मिर्जा ने मर्जीना से एक गिलास पानी लाने को कहा। वो फौरन ही पानी लेकर आई। नासिर मिर्जा ने गिलास पकड़कर कुछ पढ़ा और फिर 3 बार पानी पर फूंके मारी। फिर बोला, अम्मा पानी पी लें। उनके दिल में जो गुबार था वो आंसू बह जाने की वजह से खासा दब गया था। उन्होंने नासिर मिर्जा की आवाज सुनकर सर उठाया, दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और फिर पानी उसके हाथ से लेकर घूंट घूंट पीने लगी। उस पानी को पीकर अम्मा को खासा सुकून मिला। भाई, मैंने अपने साहिल को ख्वाब में देखा है, ये कहकर वो परेशान सी हो गई। नासिर मिर्जा ने उनका चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया कि अम्मा ने साहिल उमर के बारे में जरूर कोई उल्टा सीधा ख्वाब देख लिया है। उसने कहा, अम्मा, ख्वाबों का क्या भरोसा, आपने साहिल के बारे में जरूर कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। नासिर, जब से मैंने साहिल को ख्वाब में देखा है मेरा दिल परेशान है, किसी तरह बहलता नहीं। मेरा साहिल जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला है। आपने क्या देखा? नासिर मिर्जा ने पूछा। मैंने एक जंगल बेयाबान देखा। उस जंगल में मेरा साहिल नंगे पांव एक काली चादर ओढ़े मारा मारा फिर रहा है। मैं उसे देखकर उसके पीछे भागती हूं, उसे आवाजें देती हूं, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं। मैं चीख चीख कर उसका नाम पुकारती हूं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इतने में मर्जीना मुझे उठा देती है। अम्मा उठ जाओ, कोई ख्वाब देख रही हो क्या? फौरन ही मेरी आंख खुल जाती है। अम्मा अपना ख्वाब सुनाकर फिर परेशान हो गईं। नासिर मिर्जा को महसूस हुआ जैसे वो फिर रोने वाली हैं। नासिर मिर्जा फौरन बोला, अम्मा बिल्कुल परेशान ना हो, ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। मुझे यकीन है कि साहिल उमर जहां होगा आराम से होगा, आप बेफिक्र रहें। मैं अभी हाफिज मूसा की तरफ जा रहा हूं, उनसे इस सिलसिले में बात करता हूं। चलो ठीक है। नासिर मिर्जा उठने लगा तो अम्मा ने मर्जीना को इशारा किया, चाय लाओ। अच्छा अम्मा, जी अभी लाई, ये कहकर वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। अरे मर्जीना रुको, मैं चाय नहीं पीऊंगा, अभी नाश्ता करके आ रहा हूं, वो अम्मा से मुखातिब होकर बोला। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूं, जो भी बात होगी मैं आपको फोन पर बता दूंगा। अच्छा भैया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मा नासिर मिर्जा को घर के दरवाजे तक छोड़ने आई और जब तक वो गाड़ी में बैठकर रवाना नहीं हो गया गेट पर खड़ी रही। नासिर मिर्जा जब हाफिज मूसा के घर में दाखिल हुआ तो उसे उम्मीद थी कि वो हस्ब मामूल चारपाई पर लाठी थामे बैठे होंगे, लेकिन आज नासिर मिर्जा को घर के पिछले हिस्से में जाने की जरूरत न पड़ी। वो उसे गेट के अंदर आते ही नजर आ गए। वो इमली के दरख्त के नीचे एक मूंढे पर बैठे थे, हाथ में लाठी थी। वो लाठी को दोनों हाथों में थामे सर झुकाए बैठे थे। नासिर मिर्जा ने उन्हें नजदीक जाकर सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उन्होंने पूछा, नासिर मिर्जा कैसे हो? हजरत, मैं तो ठीक हूं, लेकिन साहिल उमर अभी तक वापस नहीं आया। नासिर मिर्जा ने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन साहिल उमर का तस्करा छेड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि उसे ढूंढना होगा, तुमने उसे कहाँ तलाश किया? हजरत, मैंने उसे ढूंढा था, मैं तो बरखा के घर भी कूद गया था, वो वहां भी नहीं था। अलबत्ता उसकी गाड़ी जरूर वहां खड़ी थी, मैं उसकी गाड़ी वहां से निकाल लाया। उस दिन इस चाकू की वजह से बच गया, वरना बरखा ने मुझे जलाने में कोई कसर न छोड़ी थी। नासिर मिर्जा ने सारी रुदात सुनाई। अच्छा, वो सिफली वाली, अल्लाह उससे बचाए, वो पक्की शैतान की खाला है।
वो मुस्कुराए, फिर लाठी में बनी आंख से अपनी आंख लगा ली। हजरत, फिर साहिल उमर का क्या करूं? मुझे यकीन है कि वो बरखा के चुंगल में है, नासिर मिर्जा ने पूछा। हाँ, वो था उसके चुंगल में। सिफली वाली ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो उसके चुंगल से निकल गया। हाफिज मूसा लाठी से अपनी आंख लगाए लगाए बोले। अब वो कहाँ है? नासिर मिर्जा ने फिर सवाल किया। अब वो महफूज हाथों में है, अच्छे लोगों में है, गोल मोल सा जवाब मिला। मुझे बताएं वो कहाँ है, मैं जाकर उसे लाऊं। अम्मा ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। अम्मा? उन्होंने हैरत आमेज लहजे में दोहराया। असल में वो उनकी गोद में पला बढ़ा, आप आया समझ लें उसकी, नासिर मिर्जा ने वजाहत की। अच्छा, मैं उसके लिए तुम्हें एक चीज बता देता हूं, एक बोतल पानी पर पड़कर दे देना, उसे पीते ही करार आ जाएगा। उसे मेरे हवाले से बता देना कि साहिल उमर की तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हजरत, मैं साहिल से मिलना चाहता हूं, क्या वो इसी शहर में है? नहीं, वो यहां से बहुत दूर जा चुका है। मैं अगर बता भी दूं कि वो कहाँ है तो तुम उससे मिल ना पाओगे। यूं समझो कि वो किसी और दुनिया में और लोगों में चला गया है। मैं हूं उसकी देखभाल के लिए, तुम परेशान मत हो, उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा। अब आपकी जबान से सुन लिया है तो वो जहां है ठीक है, तो मेरे दिल को करार आ गया है। अब मैं उस सिफली वाले की खबर लेता हूं, कोशिश कर देखो। वैसे वो तुम्हारे काबू में आएगी नहीं, वो बहुत अय्यार औरत है। उसने मेरी भतीजी को मारा है, उसने आबिद को कत्ल किया है। नासिर मिर्जा के लहजे में तपिश आ गई। तो क्या तुम उसे कत्ल करके खुद कातिल बनना चाहते हो? हाफिज मूसा ने तंबी की। जी तो यही चाहता है, नासिर मिर्जा ने कहा। तो फिर उसमें और तुम में क्या फर्क रहेगा? तुम भी कातिल, वो भी कातिल, तुम भी मुजरिम, वो भी मुजरिम, तुम भी सजा के मुस्तहिक, वो भी सजा की मुस्तहिक। फिर मैं क्या करूं? मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। सब्र करो, वक्त का इंतजार करो, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, मैं भी देखूंगा, तुम भी देखोगे। जी बहुत बेहतर, नासिर मिर्जा ने यह बात बड़ी मायूसी से कही। बहुत बेहतर क्या है, तो मेरी बात को बेहतर समझो भी। हाफिज मूसा ने अचानक अपनी आंख लाठी से हटा ली और उसे अपनी बेनूर आंखों से देखा। नासिर मिर्जा को यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई उसको देख रहे हों। नासिर मिर्जा ने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं। उन्होंने उसके दिल का चोर पकड़ लिया था। अम्मा के लिए जो चीज़ आप बताने वाले थे वो बता दें, मैं पढ़कर पानी की बोतल उनके हवाले कर दूंगा। हाँ, देखो ऐसा करना। फिर एक लम्हे उन्होंने तवक्कुफ किया, उसके बाद बता दिया कि क्या पढ़कर फूंकना है। उसके बाद बोले, ठीक है नासिर मिर्जा, तुम जाओ। जी अच्छा हजरत, मैं चलता हूं। ये कहकर वो उठा और खामोशी से उनके घर से निकल आया। तहकाल ने थोड़ी देर में साहिल उमर को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी गर्दन को मजबूती से थामते ही उस पर हुनूद की किसी कैफियत तारी हो गई थी। जब जरा उसे होश आया तो उसने खुद को एक दरिया के किनारे पाया, लेकिन यह दरिया मैदानी इलाके का न था, पहाड़ी इलाके का था। चारों तरफ खूबसूरत मनाजिर फैले हुए थे। वो छोटे मगर गोल पत्थरों पर लेटा हुआ था। उसके बराबर से ठंडे और शफाफ पानी का दरिया झाग उड़ाता बह रहा था। सामने पानी में तहकाल बैठा था। वो अपनी पांव किसी बिल्ली की तरह चाट रहा था। साहिल उमर उठकर बैठ गया। उसने दरिया के किनारे बैठकर ठंडे मीठे पानी से अपना मुंह धोया, फिर चुल्लू में पानी लेकर खूब सेर होकर पिया। पानी बहुत लतीफ था, कोई आदम ना आदम साथ। उसने तहकाल की तरफ देखा। तहकाल ने अपना पांव चाटना फौरन छोड़ दिया और अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा। उठकर आया और उसकी पीठ से पीठ लगाकर बैठ गया। साहिल उमर ने अपना एक हाथ पीछे करके उसके सर पर फेरा और बोला, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? इस वक्त आप कागान में हैं। हैं? कौन बोला? क्या तहकाल? उसने फौरन मुड़कर उसकी तरफ देखा। तहकाल बड़े आराम से लेटा हुआ था। साहिल उमर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये कागान है? जी ये कागान है, फौरन जवाब मिला। लेकिन यह जवाब तहकाल ने नहीं दिया था।
یہ جواب اس شخص نے دیا تھا جو تہکال کی انتہائی بائیں جانب دم کے نزدیک کھڑا تھا، اور اسے دیکھنے کے لیے ساحل عمر کو اپنی گردن خاصی گھمانی پڑی، اور جب اس شخص پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بازغر، یہ تم ہو؟ جی ساحل صاحب، یہ میں ہوں، آپ کا خادم۔ بازغر کے لہجے میں بڑی فرما برداری تھی۔ تم میرے کب سے خادم ہو گئے، اور یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ تہکال ہے، اس علاقے کا نام کاغان ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، آگے چلنا ہے، ابھی ہماری منزل نہیں آئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہماری منزل کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ آئیے چلیں، پہلے چل کر کچھ کھا پی لیں، پھر سفر اختیار کریں گے۔ ان دونوں کے چلتے ہی تہکال بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، اور پھر وہ دریا میں اتر گیا۔ کچھ دیر تو وہ پانی ہی میں نظر آیا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں غوطہ لگا گیا ہو۔ ساحل عمر نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بازغر نے ساحل عمر کو دریا کی جانب حیرت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھا۔ تہکال کو دیکھ رہا تھا، ساحل عمر نے جواب دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اب تو آپ کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا، اور کتنے کم وقت میں۔ اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ تہکال بہت زبردست چیز ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بازغر نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے تہکال کی تعریف کی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، واقعی تہکال کوئی انوکھی شے ہے۔ ساحل عمر بولا، آپ ننگے پاؤں ہیں، یہ لیجئے میری چپل پہن لیجئے۔ بازغر نے اپنے سینڈل اتارتے ہوئے کہا، ابھی آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اوپر کاغان کے بازار میں پہنچ کر آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ساحل عمر کو یاد آیا کہ جب وہ قبر والے کمرے میں تھا اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ وہاں سے چترو بھیل اسے لے اڑا۔ چترو بھیل کے ساتھ اس نے جتنا سفر کیا ننگے پاؤں ہی کیا۔ اب اسے پھر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں ننگے پیر چلنا آسان نہ تھا، اس لیے اس نے بازغر کی چپل پہن لینے میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ وہ سینڈل اس کے پاؤں میں تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن ننگے پاؤں چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ بڑے سینڈل پہن لیے جائیں۔ بازغر نے کاغان کے ایک اچھے ہوٹل میں اسے ٹھہرایا اور کمرے میں پہنچ کر بولا، آپ اتنی دیر میں نہا دھو لیں، میں ذرا بازار گھوم کر آتا ہوں۔ ساحل عمر جب نہا دھو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر شلوار قمیص کا ایک جوڑا رکھا ہے اور بیڈ کے ساتھ نئے سینڈل نما چپل رکھے ہیں۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر لیے اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحل عمر نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، آ جاؤ بھائی۔ اس کا خیال تھا کہ ہوٹل کا کوئی بہرا ہوگا، کچھ کھانے پینے کا پوچھنے آیا ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اسے سامنے بازغر نظر آیا جس کے ہاتھ میں لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ ارے یہ آپ کیوں لائے؟ ہوٹل کے کسی بندے سے کہہ دیا ہوتا۔ ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا، یہ سب چیزیں میں اپنی نگرانی میں تیار کروا کر لایا ہوں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ ہاں بھوک تو شدید لگی ہے، ساحل عمر نے ناشتے کے سامان سے بھری ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جائیے، میں جب تک جیپ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کریں گے یا فوراً ہی چلیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے بس 1 گھنٹے کا ریسٹ دے دیں، پھر جہاں کہیں گے چلوں گا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، آج تک نہیں۔ ویسے سوات، کلکت، کشمیر اور مری وغیرہ میں نے دیکھ رکھے ہیں، اس نے بتایا۔ بس تو پھر اب اس علاقے کا حسن دیکھیے، میں آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے چلوں گا۔ وہ جھیل سیف الملوک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ساحل عمر نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی، ساحل عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر یقین کیوں کرائے؟ کیا آپ نے کوئی جن دیکھا ہے؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کوئی جن بھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ کیا آپ ان کے وجود کے قائل ہیں؟ بازغر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، جنات کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ ان چیزوں پر بھی یقین کرتے ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں؟ جی بالکل،
میں اپنے خالق پر یقین ایک کامل رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ بازغر نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اسی عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ نے بس یہ دنیا ہی بنائی ہے؟ بازغر نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ نہیں، ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کائنات میں، چاند، سورج، ستارے، یہ ایک ہمارا نظام شمسی ہے۔ جانے ایسے کتنے نظام شمسی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان تحقیق میں لگے ہیں، مریخ پر انہوں نے زندگی کے آثار تلاش بھی کر لیے ہیں۔ ساحل عمر نے بات آگے بڑھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں اور آپ کو تخلیق کرنے والے نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بس یوں ہی بنا کر چھوڑ دیے بے مقصد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ ہی اس چیز کو دیکھنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ حسین دنیا اس نے تخلیق کی تو ساتھ ہی اس دنیا کو دیکھنے والے بھی بنائے، چاہے یہ انسان کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں یا کسی اور مخلوق کی صورت میں ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے وجود کا اقرار چاہتا ہے، اپنی وحدت کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہوتی لیکن دنیا والے نہ ہوتے، پھر دنیا میں بکھرے ہوئے حسن کو کون دیکھتا؟ اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو تخلیق والے کو کون پہچانتا؟ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے وہاں ان کو دیکھنے والے بھی پیدا کیے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی سیارے پر شیشے کے انسان بستے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور سیارے پر اسٹیل کے انسان پیدا کیے گئے ہوں، ممکن ہے سورج پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو۔ آپ دور کیوں جائیں، اپنی دنیا ہی کو لے لیں۔ ممکن ہے اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ بھی جانے کتنی مخلوق آباد ہوں۔ انسان کی نظر محدود ہے، ممکن ہے وہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہ پاتا ہو، ممکن ہے پریوں کا بھی وجود ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، ایجادات ہونے لگتی ہیں۔ ہم جو کچھ ایجاد کرتے ہیں اس کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ موجود تفکر کے ذریعے ہمارے خیال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے دماغ ایک دوسرے سے خیال کی لہروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا ہے اور ان کمپیوٹروں کو دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے جو جوڑا ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کو ایک عام آدمی نہیں چلا سکتا، ایسے ہی کائنات میں پھیلی دوسری مخلوق سے ہر شخص رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ رابطہ ایک تربیت یافتہ ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ دماغ کسی خاص انسان کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان جسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ کہہ کر بازغر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ ساحل عمر بازغر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بازغر کو ایک عام سا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہ تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ساحل عمر نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، بازغر نے غیر واضح جواب دیا۔ انسان ہیں؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کاش میں انسان بن سکتا، بازغر نے بڑی ذہانت سے جواب دیا۔ اس جواب سے کسی قسم کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ بھلا اس سے اب اور کیا پوچھتا؟ تب بازغر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو خامخواہ باتوں میں الجھا لیا، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ساحل عمر کا جواب کا انتظار بھی نہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ساحل عمر پر نیند کا سا غلبہ ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے اس کا دھیان برکھا کی طرف چلا گیا۔ برکھا اپنی ساحرانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اسے قربان کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی جان کے در پہ تھی۔ ساحل اس کے سحر میں مبتلا ہو کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ برکھا نے اسے چترو بھیل کے استھان پر پہنچا دیا۔ چترو بھیل صحرا کا ایک بڑا ساحر تھا۔ اس کی موت واقع ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چترو بھیل کی روح کاویری سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے ساحل عمر کو برکھا سے چھین لیا۔ وہ اسے لے اڑا۔ ابھی وہ چترو بھیل کے چنگل میں پھنسا اس کے انتقام کا ذریعہ بننے والا تھا کہ تہکال اسے وہاں سے نکال لایا۔ فضا اور مقام بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ اب وہ ایک پہاڑی مقام پر بازغر کی تحویل میں تھا۔ ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سونے کی چڑیا ہے
जिसे हर शख्स हासिल करने के चक्कर में है। बरखा और चित्रुभेल का मामला उसकी समझ में आ गया कि एक अपनी साहिराना क़ुव्वतें बढ़ाने और एक अपने इंतकाम का जरिया बनाना चाहता था। अब ये बासगर किस फेर में है और वो उसे झील सैफुल मलूक क्यों ले जाना चाहता था, ये बात उसकी समझ से बालातर थी। अभी तक उसके रवैये से ये तासुर नहीं मिला था कि वो उसकी कैद में है। वो उसके साथ निहायत पुरवकार तरीके से पेश आ रहा था, उसे इंतहाई अहम शख्स समझ रहा था। साहिल के साथ उसका बर्ताव एक गैर मामूली शख्स जैसा था। हालात का तज्जिया करते करते उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। चंद लम्हों बाद वो नींद में डूब गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो उसे अंदाज़ा हुआ कि 2 घंटे से ज़ायद सो चुका है। वो फौरन उठकर दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला तो बासगर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपको मैंने नींद से तो नहीं उठा दिया? आपने मुझसे 1 घंटे की बात की थी। मैं तो 2.5 घंटे के बाद वापस आया हूं। मैं जीप ले आया हूं। जीप होटल के बाहर खड़ी है। आप मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाइए जब तक मैं होटल वालों का हिसाब चुकाता हूं। और फिर वो दरवाजे से वापस चला गया। साहिल उमर ने वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। उसकी सारी थकन दूर हो चुकी थी। वो उस वक्त खुद को ताज़ा तम महसूस कर रहा था। कमरे में उसका कोई सामान ना था, बस वो कपड़े थे जो उसने उतारे थे। उसने उन कपड़ों को वॉशरूम में ही छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल आया। जब वो होटल के दरवाजे से बाहर निकला तो बासगर को अपना मुंतज़िर पाया। बासगर ने जीप का अगला दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया और वो खुद पीछे चला गया। जीप का ड्राइवर एक नौजवान था और अपने चेहरे मोहरे से कश्मीरी दिखाई देता था। चलो भाई, बासगर ने पीछे से ग्रीन सिग्नल दिया। जीप चल पड़ी। कागान से नारान तक सफ़र एक कच्ची सड़क पर तय हुआ। दरमियान में मुतअद्दिद बार ग्लेशियर आए। जीप हिचकोले खाती उन ग्लेशियरों के ऊपर से गुजरी। बिलाखिर नारान आ गया। नारान के सबसे अच्छे होटल में बासगर ने साहिल उमर को ठहराया। खाना खाने तक बासगर साहिल उमर के साथ रहा। फिर ये कहकर चला गया कि अब वो कल सुबह उसके पास आएगा। नाश्ता करने के बाद वो झील सैफुल मलूक का सफ़र इख्तियार करेंगे। साहिल उमर उसे होटल के गेट तक छोड़ने आया। उसके जाने के बाद साहिल उमर ने अतराफ का जायजा लिया। ये होटल बहुत खूबसूरत जगह वाक़ई था। साहिल उमर यूं ही टहलता हुआ होटल की हदूद से बाहर निकल आया। फिर वो तख्तों वाला छोटा सा पुल क्रॉस करके नारान के बाजार में आ गया। एक लंबा और दूर तक फैला हुआ बाजार था। उसने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया और फिर अपने होटल वापस आ गया। होटल के दरवाजे से एक फैमिली बाहर निकल रही थी। 2-3 लड़कियों के साथ एक बुजुर्ग खातून थी। उन खातून में अम्मा की बड़ी शबाहत थी। उन्हें देखकर उसे अपनी अम्मा याद आ गईं। उसे घर से निकले हुए कई दिन हो गए थे। वो घर से निकला भी किस कदर उजलत में था। उसने अम्मा से भी बात न की, बस गाड़ी में बैठकर घर से निकल आया। उसके आने के बाद जाने अम्मा का क्या हाल हुआ हो। उन्हें उसकी इस हरकत पर किस कदर सदमा हुआ होगा। नासिर मिर्ज़ा और मसूद आफाकी अलग परेशान होंगे। उसे चाहिए कि वो यहाँ से अम्मा को ट्रंक कॉल करे, उन्हें फ़ोन पर बता दे कि वो कहाँ है। ये सोचकर उसने होटल के टेलीफोन ऑपरेटर को अपने घर का नंबर दिया और अर्जेंट कॉल मिलाने की हिदायत की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई 10-15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। सर, कराची बात कीजिए। अच्छा, साहिल उमर ने बेकरारी से कहा। हेलो, आप कौन? उधर से मर्जीना की आवाज़ सुनाई दी। मर्जीना, मैं साहिल बोल रहा हूं, अम्मा को बुलाओ। साहिल ने उसकी आवाज़ पहचान कर कहा, अरे साहब जी, ओ अम्मा, जी जी जी, जल्दी आए। मर्जीना उसका नाम सुनकर खुशी से दीवानी हो गई। वो जोर से चीखी, साहब जी का फ़ोन है। अम्मा अपने कमरे में असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी साहिल उमर के लिए दुआएं मांग रही थीं कि मर्जीना की बेताबाना आवाज़ कान में पड़ी। वो मुसल्ला समेटकर फौरन उठकर भागी। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरे साहिल का फ़ोन आ गया। साहब जी, अम्मा जी आ गईं, बात करें। मर्जीना ने यह कहकर रिसीवर अम्मा के हाथ में दे दिया और वहीं खड़े होकर अम्मा की गुफ्तगू सुनने लगी। मेरे साहिल, मेरी जान, तुम कहाँ हो? अम्मा बेकरारी से बोली। अम्मा, इस वक्त मैं नारान में हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे गलती हो गई कि आपको बताए बगैर घर से निकल आया। आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही कराची वापस आ जाऊँगा। साहिल उमर ने जल्दी जल्दी अपने बारे में बताकर अम्मा को तसल्ली दी। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। तुम जहाँ हो खैरियत से हो, बस इतना जानना मेरे लिए काफ़ी है।
नासिर और मसूद भी तुम्हारे लिए परेशान थे। अब मैं फ़ोन करके उन्हें तुम्हारी खैरियत बताए देती हूँ। तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं। उन्होंने न सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि तुम्हारे लिए भी ये भाइयों की तरह परेशान थे। अम्मा ने कहा, साहब जी, अम्मा जी ने खुद अपना रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। मर्जीना ने रिसीवर के करीब अपना मुंह करके कहा, अम्मा, ये मर्जीना क्या कह रही है? आप अपना ख्याल रखें। बस अब बिल्कुल रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल झील सफुल मलूक जाऊंगा। यहाँ बाज़गर मेरे साथ है। अम्मा, आपको वो शख्स याद है ना जो एक चीते की तस्वीर बनवाने आया था? साहिल उमर ने अम्मा को याद दिलाया। हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ आया था। क्या तुमने उसे भेजा था? अम्मा को फौरन बाज़गर का घर में आना याद आ गया। नहीं अम्मा, मैंने तो उसे नहीं भेजा। वो क्या कहने आया था? साहिल उमर ने सवाल किया। अरे भैया, उसने कहा वहाँ तो कुछ नहीं। उस वक्त घर में नासिर और मसूद दोनों मौजूद थे। वो हम तीनों को घर में छोड़कर घर में घुसता चला गया। जब हम लोग उसके पीछे घर में आए तो वो हमें कहीं नहीं मिला। जाने वो किधर निकल गया, और साथ में तस्वीर भी ले गया। तस्वीर? साहिल उमर ने हैरत से पूछा। अम्मा, कौन सी तस्वीर? कहीं वो रशा मलूक की तस्वीर? मेरा मतलब है वो दुल्हन वाली तस्वीर तो नहीं ले गया जो मेरे बेडरूम में लगी थी? साहिल उमर ने परेशान होकर कहा। हाँ साहिल, वही तस्वीर वो ले उड़ा। अम्मा ने शिकायती अंदाज में कहा। भैया, मुझे तो वो कोई जेनविन लगता है। घर में घुसते तो सबने देखा, तस्वीर लेकर घर से निकलते किसी ने ना देखा। वो कोई जादूगर है कि सबको अंधा करके निकल गया। अब तुम बता रहे हो कि वो तुम्हारे साथ है, तो क्या उसने यहां आने और तस्वीर अपने साथ ले जाने के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं अम्मा, अब वो सुबह आएगा तो उससे बात करूंगा। साहिल उमर ने फिक्रमंद होकर कहा। अच्छा अम्मा, अब आप परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज। साहिल उमर रिसीवर रखकर सोच में पड़ गया। बाज़गर उसके घर जाकर रशा मलूक की तस्वीर क्यों ले आया? उसे याद आया कि वो रशा मलूक की तस्वीर खरीदना चाहता था। साहिल उमर को यह भी याद आया कि वो उस तस्वीर के 1 करोड़ से ज़ायद देने को तैयार था। बिलाखिर वो उस तस्वीर को घर में मौजूद लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उड़ा लाया, और उसने साहिल उमर को इस सिलसिले में कुछ बताया भी नहीं। बाज़गर के बारे में वो पहले ही मशकूक था, इसीलिए उसने उससे पूछा था कि आप कौन हैं, और वो इस बात का जवाब गैर वाज़े अंदाज में देकर अपना पहलू बचा गया था। अब अम्मा ने जिस तरह उसके घर में दाखिल होने की तस्वीर कशी की है, इससे तो जाहिर होता है कि वो इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है, या फिर कोई बड़ा साहिर है। और आज उसने जिस अंदाज में बातें की, उससे अंदाज़ा हुआ कि वो न सिर्फ एक ज़हीन शख्स है बल्कि जदीद मालूमात भी रखता है। वो उससे क्या चाहता है? उसे झील सैफुल मलूक क्यों ले जाना चाहता है? रशा मलूक की तस्वीर उसने क्यों उड़ाई? वो उसे इस कदर अहमियत क्यों दे रहा है? उसका मेज़बान क्यों बना हुआ है? इन सारी बातों के पीछे क्या साजिश छुपी हुई है? बरखा और चित्रू भेल की तरह क्या ये भी कोई मज़मूम मकासद रखता है? वो बाज़गर के बारे में सोचता रहा और उलझता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंच सका। साहिल उमर की आंख किसी आवाज़ पर खुली थी। आंख खुलने पर एहसास हुआ कि कोई दरवाजे पर बड़े मौज़िबाना अंदाज में दस्तक दे रहा है। कमरे में रोशनी हो रही थी। उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि सुबह हो चुकी है। फिर उसने तकिए के नीचे से अपनी रिस्ट वॉच निकालकर टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने हंसता मुस्कुराता बाज़गर नजर आया। वो शलवार कमीज पर कड़ी हुई कोटी पहने हुए था, सर पर गोल टोपी थी और उस टोपी के सामने एक छोटा सा रंग बरंगा पर लगा हुआ था। वो उस वक्त खासा तरोताज़ा नजर आ रहा था। आप अभी तक सो रहे हैं? उसने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। रात को जरा देर से नींद आई। साहिल उमर ने उसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा। उसके दिमाग में कल शाम अम्मा से होने वाली गुफ्तगू गूंजने लगी। ये शख्स किस कदर मासूम बना हुआ है। उसके घर जाकर उसकी गैर मौजूदगी में पेंटिंग चुरा लाया और इस बात का जिक्र अभी तक नहीं किया। साहिल उमर को बड़ा गुस्सा था। वो चाह रहा था कि उसके कमरे में दाखिल होते ही उस पेंटिंग के बारे में सवाल करे। फिर कुछ सोचकर रुक गया। अभी कुछ देर इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि वो खुद ही जिक्र कर दे।
کیوں، کیا سوچتے رہے؟ بازغر نے پوچھا۔ بازغر صاحب، میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ واش روم جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میرے بارے میں سوچتے رہے، میں بھی کوئی سوچنے کی چیز ہوں۔ اس کے لہجے میں بڑی انکساری تھی۔ کیوں نہیں، کل آپ نے بہت اچھی باتیں کی، میں آپ کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ آپ کیوں مجھے بنا رہے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں یا آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ یہ بات اس نے کہنا چاہی لیکن ضبط کر گیا۔ میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ آپ اتنی دیر میں اپنی پسند کا ناشتہ منگوا لیجئے۔ آپ نے ابھی تک ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا۔ میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ رات کو آپ کہاں رہے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ ارے ساحل عمر صاحب، ہم غلاموں کا کیا ہے، جہاں جگہ ملی سو گئے۔ بازغر نے گول مول سا جواب دیا، پھر فوراً ہی بولا، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں ناشتہ منگوا رہا ہوں، ذرا جلدی نکلنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بازغر نے کہا، آئیے اب چلیں، جیپ والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ساحل عمر فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر آئے۔ بازغر نے کمرے کی چابی واپس کی، ہوٹل کا حساب کتاب کیا اور ساحل عمر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ بازغر نے ہوٹل کا حساب کر دیا تھا، چابی بھی واپس دے دی تھی۔ اس سے ساحل عمر نے اندازہ لگایا کہ اب ادھر لوٹ کر آنا نہیں ہے، یا اگر آنا ہے تو اس ہوٹل میں واپس نہیں آنا۔ ساحل عمر کو یہ بات معلوم تھی کہ جھیل سیف الملوک پر کوئی ہوٹل نہیں، لوگ وہاں صبح جاتے ہیں اور شام تک ناران واپس آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بازغر کا واپسی پر ناران رکنے کا ارادہ نہ ہو، وہ سیدھا کاغان نکل جانا چاہتا ہو۔ اس نے اس مسئلے پر بازغر سے کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل آیا، پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر جھیل سیف الملوک کی طرف چل دیے۔ ان کی جیپ کچے اور پتھریلے راستے پر چل رہی تھی۔ یہ خطرناک راستہ تھا، کبھی اونچائی کبھی ڈھلان۔ جیپ موڑ کاٹتی تو سینے میں دم اٹکتا، یوں محسوس ہوتا جیسے جیپ اب کھائی میں گری، تب گری۔ جیپ کا ڈرائیور ایک ماہر شخص تھا، وہ بڑی مشاقی سے جیپ چلا رہا تھا، پھر بھی دل لرز رہا تھا۔ جیپ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا۔ گلیشیئر آ گیا تھا۔ اسے 1 فرلانگ لمبے گلیشیئر کو پیدل طے کرنا تھا۔ یوں گلیشیئر کے اس پار پہنچانے کے لیے گھوڑے بھی یہاں موجود تھے، لیکن ساحل عمر نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ خطرناک برفانی راستہ تھا، سیمنٹ کی طرح جمی ہوئی برف۔ اس پر اس طرح سنبھل کر چلنا پڑتا تھا کہ پاؤں نہ پھسلے۔ ایک طرف برف کی دیوار، دوسری طرف کھائی، اور مشکل سے 1-1.5 فٹ چوڑا راستہ۔ شروع میں ساحل عمر کو تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن پھر اسے اس گلیشیئر کو پار کرنے میں مزہ آنے لگا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، اس لیے لوگوں کا زیادہ رش نہیں تھا، پھر بھی کئی فیملیاں ان کے آگے پیچھے تھیں، اور جھیل سیف الملوک جانے والوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ سبھی اپنی اپنی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے گلیشیئر پار کر رہے تھے۔ برف کا تنگ اور پھسلواں راستہ طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جیپ کا سفر شروع ہوا۔ اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے اور بارش کے آثار پیدا ہو گئے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی سردی لگنے لگی۔ بازغر نے اپنے کندھے سے اتار کر ایک گرم چادر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر اس چادر کو کھول کر اوڑھ لیا، پھر وہ ایک جیپ میں سوار ہو گئے۔ ابھی اور بلندی پر جانا تھا۔ یہ سب سے خطرناک راستہ تھا، بے حد تنگ، پتھریلا اور جان لیوا۔ یہاں چلنے والی جیپیں بھی خاص تھیں، طاقتور انجن والی۔ ان کو چلانے والے بھی انتہائی ماہر ڈرائیور تھے۔ موت کے کنویں میں شاید جیپ چلانا آسان ہو، لیکن ان راستوں پر جہاں ہر فٹ کے فاصلے پر موت کا جال بچھا ہوا تھا، جیپ چلانا آسان نہ تھا۔ ایک تو راستہ اتنا خطرناک، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، ایک قیامت پر دوسری قیامت۔ ساحل عمر دم سادے بیٹھا تھا۔ ہر موڑ پر، ہر چڑھائی پر، ہر ڈھلوان پر اللہ یاد آتا تھا، اور موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ ساحل عمر کیونکہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے راستے کی ہولناکی پوری طرح اس کی نظر میں تھی۔ جب بارش اور تیز ہو گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر بازغر سے کہا، بارش رکنے کا انتظار نہ کر لیں، راستوں پر پھسلن ہو گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بازغر کچھ بولتا، برابر بیٹھا ہوا ڈرائیور بولا، صاحب ڈرو مت، یہ بارش ابھی رک جائے گی۔ راستوں پر پتھر پڑے ہیں، اس لیے راستوں پر پھسلن نہیں ہوتی۔
आप आराम से बैठे रहें, ये हमारा रोज का काम है, आप बेफिक्र हो जाएं। ड्राइवर के बयान से साहिल उमर को तसल्ली ना हुई। उसने बासगर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब बासगर बोला, आप परेशान ना हो, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये कहकर साहिल उमर सीधा होकर बैठ गया। उसकी थोड़ी सी तसल्ली हो गई। बारिश की वजह से जीप के फिसलने का जो खौफ उसके दिल में पैदा हुआ था, वो ड्राइवर की वजाहत और बासगर की तायद के साथ कम हो गया। लेकिन रास्ते की खतरनाकी अपनी जगह मौजूद थी। खुदा खुदा करके ये सफर खत्म हुआ। आगे रास्ता बंद था, जीप इससे आगे नहीं जा सकती थी। बारिश रुक चुकी थी। अब झील सैफुल मलूक तक जाने के लिए पैदल सफर करना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन पर बर्फ जमी हुई थी। हर तरफ सहर अंगेज मनाजिर थे। अल्लाह ने यह हुस्न कहाँ लाकर बिखेरा था। वो दोनों खामोशी से कभी एक साथ और कभी आगे पीछे चले जा रहे थे। फिर अचानक वो लम्हा आया, लम्हा हैरत। सांस जहां हो वहीं रुक जाए। एक मोड़ मुड़ते ही जैसे ही सामने निगाह उठी तो आंखें पलक झपकना भूल गईं। सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रूह पर एकदम सरशारी सी छा गई। सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत। सामने झील सैफुल मलूक थी। साहिल उमर आर्टिस्ट था, नाजुक दिल और हसास दिमाग रखने वाला। वो तो इस मंजर को देखकर मबहूत होकर रह गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हर चीज एक लम्हे कुछ साकित हो गई हो। इस नज़ारे के अलावा हर नज़ारा मिट गया हो। इस झील के हुस्न के बारे में उसने जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया था। ये झील तख्लीक करने वाले की नादिर पेंटिंग थी। एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखकर कदम चलना भूल जाए, आंखें पलके झपकाना भूल जाएं, दिल धड़कना भूल जाए और रूह को सांस लेना याद न रहे। ऐ अल्लाह, तेरा कोई जवाब नहीं। तूने कहां लाकर ये पेंटिंग नस्ब की है और फिर इसे नुमाइश के लिए इंसानों के लिए खोला। वो पहला शख्स कौन होगा जिसने झील सैफुल मलूक को दरियाफ्त किया? फिर पहाड़ों का सीना छलनी करके इन पर रास्तों का जाल बिछाया गया। ये रास्ते अगरचे बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं, लेकिन इस झील की कशिश इंसानों को अपनी तरफ खींचे लिए जाती है। बासगर ने ठीक ही कहा था, जब अल्लाह कोई तख्लीक करता है तो उसकी नुमाइश का इंतजाम भी करता है। वो खुद को छुपाकर नहीं रखना चाहता। कायनात का जर्रा जर्रा उसका मजहर बन जाता है। वो हर तरफ दिखाई देने लगता है। बस जरा सी तवज्जो चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए। झील सैफुल मलूक जहां से अचानक दिखाई देती है और बंदे पर सहर तारी कर देती है, वो मकाम ऊंचाई पर है, जबकि झील सैफुल मलूक गहराई में है और उस मकाम से 1-1.5 फरलांग के फासले पर है। थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां चंद दुकानें और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। उसके बाद ढलान शुरू हो जाती है। झील पर किसी किस्म का कोई होटल वगैरह नहीं। झील सैफुल मलूक बर्फपोश पहाड़ों में घिरी है। उन पहाड़ों के दामन में ये प्याला नुमा झील है। ये है वो झील जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां परियां उतरती हैं। साहिल उमर ने सोचा कि अगर ये बात मशहूर है तो इसमें जरूर सदाकत होगी, क्योंकि परियों को उतरने के लिए इससे कम हसीन जगह नहीं चाहिए। अगरचे साहिल ने परियां नहीं देखी थीं, लेकिन बचपन में जो कहानियां सुनी थीं उनसे ये तसव्वुर ही उभरता था कि परियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हर खूबसूरत चीज के लिए खूबसूरत जगह ही दरकार होती है। साहिल उमर ने झील के किनारे किनारे दूर तक चक्कर लगाया। फिर वो बर्फपोश पहाड़ पर चढ़ा। मौसम बहुत खुशगवार था। झील पर अब खासे लोग आ चुके थे। बासगर और साहिल उमर ने ऊपर आकर खाना खाया, चाय पी, कुछ देर बैठकर इधर उधर की बातें की। फिर वो दोनों झील पर आ गए। साहिल उमर झील के नज़ारों में महफ था। वो सोच रहा था कि अगर उसके पास कागज़ और पेंसिल होता तो वो मुख्तलिफ मंजरों को स्केच कर लेता। उसके पास तो कैमरा भी नहीं था। अगर कैमरा भी होता तो वो इन मंजरों की अक्सबंदी करने के बाद उन्हें देखकर पेंटिंग बना लेता। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता था कि अचानक उसने महसूस किया कि बासगर उसके आसपास नहीं है। उसने जल्दी जल्दी आसपास नजरें दौड़ाईं। लोगों के हुजूम में उसे देखा, लेकिन वो कहीं नजर न आया। फिर उसकी नजर सामने ऊंचाई पर पड़ी। वो ऊंचाई पर बर्फ पर चलता हुआ दिखाई दिया। फिर वो पहाड़ के पीछे गुम हो गया। उसे बड़ी हैरत हुई कि वो पहाड़ के पीछे इतनी आसानी से कैसे चला गया। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि इतने में एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर जोर से हिलाया और बोली, अंकल
अंकल, वो 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी। साहिल उमर ने सोचा कि उस बच्ची ने किसी गलत फहमी में उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने हैरत से उसे देखा। अंकल, अंकल, उसने फिर कहा। जी। साहिल उमर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आपको हमारी बाजी बुला रही हैं। कहाँ है आपकी बाजी? वो सामने। लड़की ने एक तरफ इशारा किया। साहिल उमर ने नजर उठाई तो करीब ही एक फैमिली मौजूद थी। उनमें 3-4 लड़कियां आगे खड़ी थीं। उन चारों लड़कियों में एक लड़की सबसे आगे थी। वो हैरत ज़दा होकर उसकी तरफ देख रही थी। साहिल उमर उस लड़की को या उन लड़कियों में से किसी को नहीं जानता था। बच्ची हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचने लगी तो वो उसके साथ चल पड़ा। कुछ ये आगे बढ़ा, कुछ वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ीं। करीब होने पर वो लड़की बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप साहिल उमर हैं? जी, मैं साहिल उमर हूं, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचान लिया? साहिल उमर हैरत ज़दा होकर बोला, एक रिसाले में पेंटिंग के साथ आपकी तस्वीर छपी थी, उस तस्वीर से आपको पहचाना। मैंने अपनी बहनों को बताया तो ये लोग शक व शुबे में पड़ गईं। इन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था कि आप ज़रूर साहिल उमर हैं, इसलिए मैंने गुड़िया को आपके पास भेजा। आइए मैं आपको अपने डैडी और बड़े भाई से मिलाऊं। ये कहकर उसने पीछे देखा। साहिल उमर ने 10-12 कदम के फासले पर 2 मर्दों को खड़े हुए पाया। वो इधर ही देख रहे थे। मेरा नाम शगुफ्ता है। फिर उसने अपनी बहनों के नाम बताए और आगे बढ़ी। आपके साथ कौन है? शगुफ्ता ने आगे चलते हुए सवाल किया। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी उस पहाड़ के पीछे गए हैं। किस पहाड़ के पीछे? वो सामने है। साहिल उमर ने उधर इशारा किया। लेकिन वहां वो क्या करने गए हैं? वहां तक चले कैसे गए? किसी बंदे का वहां जाना आसान नहीं। वो लड़की हैरत ज़दा रह गई। तो वो बंदा है कब? वो तो जिन है, जिन। साहिल उमर ने हंसकर कहा और इस तरह बात हंसी मजाक में उड़ गई। शगुफ्ता ने अपने डैडी के नज़दीक पहुंचकर साहिल उमर का तारुफ कराया। शगुफ्ता के डैडी और बड़े भाई साहिल उमर से अच्छी तरह मिले। उन्होंने उसे अपने साथ चाय पीने की दावत दी, जो साहिल उमर ने फौरन कबूल कर ली। शगुफ्ता फाइन आर्ट्स की तालिबा थी। वो कराची के एक स्कूल से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही थी। इसके अलावा वो एक बोल्ड और बोलने वाली लड़की थी, इसलिए ज़्यादा वही उससे सवाल जवाब करती रही। साहिल उमर उन लोगों के साथ दरी पर बैठ गया और गपशप में मशगूल हो गया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने दाएं बाएं और सामने नज़र उठाकर देख लेता था, लेकिन बासगर का कहीं पता न था। पता नहीं वो कहाँ चला गया था, और कहीं गया था तो उसे बताकर क्यों नहीं गया था। खैर, कोई बात नहीं। अगर उसे अकेले वापस जाना पड़ा तो वो इस फैमिली के साथ वापस चला जाएगा। परेशानी की अब कोई बात न थी। ये लोग भी कराची के थे। अब शाम होने को थी। बहुत से लोग वापस जा चुके थे, कुछ रास्ते में थे और कुछ झील से उठने की तैयारी में थे। साहिल उमर अब बासगर की तरफ से मायूस हो चुका था, लिहाजा उसने फैमिली के साथ ही वापसी का सफ़र करने की ठान ली थी। जब ये लोग वापस जाने के लिए उठे तो वो भी उनके साथ बातें करता चल पड़ा। अभी साहिल उमर उन दुकानों तक ही पहुंचा था कि किसी ने उसके कंधे पर बड़ी नरमी से हाथ रख दिया। साहिल उमर ने पीछे मुड़कर देखा तो बासगर शर्मिंदा सा खड़ा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। बासगर को देखकर उसकी जान में जान आई। खामखा इस फैमिली का एहसान लेना पड़ता। उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसकी कलाई पर एक कीमती घड़ी ज़रूर थी। उस घड़ी को फ़रोख्त करना पड़ता या इन लोगों से पैसे उधार मांगने पड़ते, तभी कराची वापसी मुमकिन थी। कोई बात नहीं, आइए वापस चलें। साहिल उमर ने नर्म लहजा इख्तियार किया। हम अभी यहीं रुकेंगे। बासगर ने यह बात इतनी ज़ोर से कही कि वो लोग भी सुन लें। अच्छा, ठीक है साहिल साहब, आप रुकें, हम चलते हैं। अब आपसे नारायण में मुलाकात होगी। आप हमारे होटल आ जाइएगा। देखिए, आइएगा ज़रूर। शगुफ्ता ने अपने होटल का नाम बताया और कमरा नंबर बताया। जी जी, बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। साहिल उमर ने ऐसे ही वादा कर लिया। उस फैमिली के आगे बढ़ जाने के बाद उसने बासगर को आड़े हाथों लिया। साहब, आप बगैर बताए कहाँ गायब हो गए थे? मैं इस सिलसिले में आपसे माजरत कर चुका हूँ, बासगर ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। आइए, अब मेरे साथ झील पर चलिए। अब झील पर क्या है? अंधेरा होने वाला है, सब लोग वापस जा रहे हैं।
अब हम वहां क्या करेंगे? साहिल उमर साहब, असल नज़ारा तो अब शुरू होगा। आज 14वीं रात है और 14वीं की भी एक खास रात है। चांद इस कदर रोशन होगा कि आप चांदनी में झील को देखकर पत्थर के हो जाएंगे। क्या मतलब है? आप रात यहां गुजारना चाहते हैं? साहिल उमर ने हैरान होकर सवाल किया। इसीलिए तो मैं आपको यहां लाया हूं। इस रात का बड़ी बेकरारी से इंतजार था। आपका क्या ख्याल है कि ये रात हम किसी पत्थर पर बैठकर ठिठरते हुए गुजारेंगे? साहिल उमर ने पूछा। अरे नहीं जनाब, ये आपका खादिम आपके साथ है। आपको जरा भी तकलीफ पहुंच जाए तो मेरे सर पर 7 जूते मारिएगा। चांदनी रात में झील सैफुल मलूक का नजारा। साहिल उमर का अंदर का आर्टिस्ट एकदम मचल उठा। ये एक नया तजुर्बा होगा। ये नजारा बहुत कम लोगों ने किया होगा। चलो एक रात यहां ठहर कर देखते हैं। जो होगा देखा जाएगा।